हाँ जी, चलो भाई, अब हम लोग अपना टेस्ट पेपर स्टार्ट करते हैं। आज सब फॉर्मल में, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है यार। है, तुम्हारे साथ इतना फॉर्मल में कैसे हो सकती हो यार, तुम तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बालक हो, है ना। ये जो है भाई, ये जो सेशन है, आज हमारा जो ये सेशन है, ये क्लास का सेशन यूट्यूब पर भी जा रहा है। मतलब ये रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट हो गई है। आज आप लोगों का क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का टेस्ट है, तो मैंने सोचा कि यूट्यूब के स्टूडेंट्स भी जो हैं इसी सेशन को हमारा जो है वो देखें। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। ठीक है। नहीं, आप यूट्यूब पे मत देखिए, आप अपनी क्लास में ही देखिए। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ गया ये। अब आप लोग पहले क्वेश्चन पढ़ो और फिर मुझे बताओ इसका जवाब क्या होगा। कैरलीन एज इज कंसर्न विद द रेन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, विक्टोरिया, जॉर्ज, नन ऑफ द अबव। बिल्कुल सही जवाब है। इसका सही जवाब है कैरलीन एज जो है वो है हमारा, इसका आंसर है ए, दैट इज ए, चार्ल्स फर्स्ट। ठीक है, चार्ल्स फर्स्ट है। और ये जो चार्ल्स फर्स्ट की एज है ये कहलाती है 1625 से जो 49 की एज है वो कहलाती है कैरलीन एज। और चार्ल्स फर्स्ट जो नाम है कार्लोस, लैटिन के कार्लोस से लिया गया था। 1625 से 49 तक वो गद्दी पर बैठे, तो उसमें जो है 49 में उनकी हत्या करवा दी गई थी, तो उनके नाम पर ये इस एज को कैरलीन एज कहा जाता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर। और मेरे सारे बच्चों ने बहुत अच्छा जवाब दिया। वेरी गुड वेरी गुड। क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही जवाब दे रहे थे, ए। चलो क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ द रेनेसांस मूवमेंट। बिल्कुल सही, व्हाट इज द, ये है इटली। द आंसर इज इटली। अच्छा ये बताइए कि रेनेसांस में जो इटली जो में आया था, जो लास्ट नेल इन द कॉफिन थी वो क्या थी। लास्ट नेल इन द कॉफिन, बताओ बताओ किस चीज। फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, बिल्कुल सही, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कब हुआ था। फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1453 में। इटली में मेडिसी फैमिली थी जो ग्रीस और जो ग्रीस से भाग के और रोम से भागकर जितने भी जो स्कॉलर्स थे वो इटली में शरण ले रहे थे, उनकी मदद कौन सी फैमिली कर रही थी, मेडिसी फैमिली जो है वो उनकी मदद कर रही थी। तो बिल्कुल सही जवाब है। ओरिजिन था रेनेसांस मूवमेंट का इटली। अच्छा ये बताइए, रेनेसांस जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेनेसांस। रीबर्थ, बिल्कुल सही। रीबर्थ ऑफ व्हाट, रीबर्थ ऑफ व्हाट। अरे रीबर्थ है लर्निंग का, बिल्कुल सही, रीबर्थ ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 3। विच पीरियड इज नोन एज द एज ऑफ चौसर। मिडल एजेस, रेस्टोरेशन, इंग्लिश रेनेसांस, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। दैट इज बिल्कुल सही जवाब। अबे ये सी वाला कौन है भैया, सी कहाँ से आ गया, करिश्मा सी कहाँ से आ गया बहन मेरी। चौसर कब से कूद के जो है वो रेनेसांस में आ गए। रेनेसांस 15वीं से 17वीं से कब आया था, जब रेनेसांस इंग्लैंड में कब आया था, लेट आया था, लेट 15 सेंचुरी में आया था, 1485, है ना। तो भाई वो वहां पर फिर वो तो 15 सेंचुरी, लेट 15 सेंचुरी से फिर 16 और 17 सेंचुरी तक रहा था। तो वो तो जब ट्यूडर वंश की इस जो है शुरुआत हुई थी हेनरी सेवेंथ के साथ, उसके साथ ही जो है वो रेनेसांस की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी, है ना। तो ऐसे कैसे हो गया भाई, रेनेसांस नहीं है, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर नहीं है। विच पीरियड, द मिडल एजेस। एक गलत क्वेश्चन पर एक डिजिटल, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, आज तुम तमीज में रहो, समझो। तो ये है, हाँ जी। विच पीरियड इज नोन एज द एज ऑफ चौसर, दैट इज द मिडल इंग्लिश, सॉरी द मिडल एजेस। मिडल एजेस जो है उसको कहा जाता है, मिडल एजेस जो है दैट इज द एज ऑफ चौसर, मिडल एजेस। ठीक है, मिडल एजेस जो यानी कि इसे मानना चाहिए द एज ऑफ चौसर भाई 14 सेंचुरी के जो है कि उसमें जो है भाई चौसर की तब उसके बाद मृत्यु हुई थी। तो मिडल एजेस जो है वो, मिडल एजेस को कहा जाता है, चौसर की एज जो है वो मिडल एजेस को कहा जाता है। ठीक है भाई, समझ गए। 14वीं सेंचुरी से 11 से 14 तक, 11 से 14। चलिए अब आप मुझे यहाँ पर ये बताइए, इसका आंसर तो ये हो गया हमारा ए। ठीक है,
अब उसके बाद जरा मुझे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। द फर्स्ट पेस्टोरल रोमांस इन इंग्लिश इज, द फर्स्ट पेस्टोरल रोमांस इन इंग्लिश इज द रोमांटिक ऑफ द रोज, सिडनीज आर्केडिया, द शेफर्ड्स कैलेंडर, एज यू लाइक इट। भाई ऐसा है बेटा, मैंने एक चीज पूछी, पेस्टोरल रोमांस पूछा। द रोमाउंट ऑफ द रोजेस जो कि चौसर का है, वो एक पोयम है और दरबार के लिए लिखी हुई है, पेस्टोरल नहीं है, ठीक है। शेफर्ड्स कैलेंडर जो है उससे पहले सिडनी की आर्केडिया आ चुकी, सिडनीज आर्केडिया, सिडनीज आर्केडिया। एज यू लाइक इट तो बाद में आई है, सिडनीज आर्केडिया, दैट इज सिडनीज आर्केडिया। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सी दैट इज सिडनीज आर्केडिया। देखो भाई जरा देख लें एक बार। और ये है क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। द फर्स्ट पेस्टोरल रोमांस इन इंग्लिश इज सिडनीज आर्केडिया। और इसके बारे में ये बताया गया है, ओरिजिनल टाइटल जो है वो आर्केडिया का है, द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक्स आर्केडिया। ये लिखी गई थी 16 से। और ये ना पेस्टोरल रोमांस पूछा गया। आप शेफर्ड्स कैलेंडर बता रहे हो, भूल गए, वो एक्लॉग्स हैं। शेफर्ड्स कैलेंडर जो है बेटा वो एक्लॉग्स है, पर तमीजड़ो एक्लॉग्स है वो, समझे, है ना। हाँ तो वो एक्लॉग्स है, वो पेस्टोरल रोमांस कहाँ है ये बताओ मुझे, पेस्टोरल रोमांस कहाँ से हो गए। तो सिडनी के आर्केडिया जो है फर्स्ट पेस्टोरल रोमांस है। और सिडनी का आर्केडिया शेक्सपियर के कौन से प्ले में देखने को मिलता है? एज यू लाइक इट मत बोल देना आप कोई भी। सिडनीज आर्केडिया, दैट इज किंग लियर, बिल्कुल सही, दैट इज किंग लियर, ठीक है। और जो इसका सिडनी के आर्केडिया का जो फुल टाइटल है, दैट इज द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक्स आर्केडिया, द काउंटेस ऑफ, हाँ, पेम्ब्रोक्स आर्केडिया, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सिडनीज एन एपॉलजी फॉर पोइट्री इज अ रिप्लाई टू 4 एजेस ऑफ पोइट्री, द स्कूल ऑफ अब्यूज, अ मॉडल प्रपोजल, यूफियस। बिल्कुल सही नहीं भाई, नहीं, 4 एजेस ऑफ पोइट्री नहीं 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 नहीं, गॉसन स्कूल, यह बताया था भाई। 4 एजेस ऑफ पोइट्री नहीं है, द ये क्या कर रहे हो, हैं भाई, क्या कर रहे हो, हैं, भूल गए? द गॉसन स्कूल ऑफ अब्यूज, ठीक है, भूल गए, हम भूल गए, है ना। और जो है सिडनी का अपॉलजी फॉर पोइट्री जो है, दैट इज अ रिप्लाई टू गॉसन स्कूल ऑफ अब्यूज, है ना भाई। ये जो है ये आया था, ये 1579 में ये लिखा गया था और पब्लिश हुआ था 1595 में। कौन सा? द स्कूल, ये है सिडनीज अपॉलजी फॉर पोइट्री, सिडनीज अपॉलजी फॉर पोइट्री। गुस्सा पीते हुए हम पर, समझ गए तुम, ठीक है। तो ये है गॉसन स्कूल ऑफ अब्यूज, ठीक है भाई। तो दैट इज गॉसन स्कूल ऑफ अब्यूज। देखो भैया ठीक से जवाब बहुत मजा आ रहा है तुम्हें, बहुत मस्ती चढ़ रही है कि आज हमें मैडम डांट नहीं रही है हमारी, हैं? बहुत गलत बात है तुम्हारी है, रुक जाओ तुम अभी। चलिए, हाँ जी मैम जी, मैंने ठीक बताया था, मुझे गुस्सा नहीं, अच्छा ठीक है। और ये भी कह रहा है बीच बीच में मैडम हमारी गुस्से को पीते हुए, हाँ, रोज तो तुम्हारे को बहुत डांट पड़ती ही है। चलो अरे भैया पढ़ तो लो। मोटेड आर्थर इज अ प्रोज रोमांस बाय एल्फ्रेड टेनिसन, जॉन ड्राइडन, जॉन लिली, टॉमस मेलोरी। ये हमारा पहला प्रोज रोमांस है, किसके द्वारा लिखा गया था? टॉमस मेलोरी के द्वारा। और इसको प्रिंट वर्जन में कौन, इसको प्रिंट किसने करा था? हु प्रिंटेड दिस प्रोज रोमांस? प्रिंट किसने करा था? बताओ बताओ, भूल गए? कैक्सटन, यस, दैट इज कैक्सटन, टॉमस मेलोरी का, दैट इज कैक्सटन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट कंप्लीट ट्रांसलेशन ऑफ इलियड एंड ओडिसी वाज मेड बाय रॉबर्ट हेनरिसन, जॉर्ज चैपमैन, जॉन ऑगबाय, एलेक्जेंडर पोप। फर्स्ट कंप्लीट, बिल्कुल इसका जो जवाब है दैट इज बी। बिल्कुल मैंने आपको सही बताया था। चैपमैन जो जाने जाते हैं, एक तो उन्होंने मार्लो की हीरो एंड लिएंडर को कंप्लीट करा, और इसके अलावा वो जो ट्रांसलेशन था इलियड एंड ओडिसी का। और मैंने आपको बताया था रोमांटिक एज के एक पोएट थे जिन्होंने इनके ऊपर एक कविता लिखी है। कौन थे वो पोएट? कौन थे?
बताओ बताओ बताओ। जॉन कीट्स, बिल्कुल सही, जॉन कीट्स। और जॉन कीट्स ने जो है लिखा ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, ये पोएम जो है उन्होंने उस पर लिखी है। तो ये जो है द फर्स्ट जो कंप्लीट ट्रांसलेशन है वो इलियड एंड ओडिसी की करी है जॉर्ज चैपमैन ने। अ, ये जो ट्रांसलेशन के द्वारा ही उनको एक सम्मानजनक स्थान जो है वो मिला था। अरे वाह मेरे शेरो, सही जवाब। ठीक है, तो ये है दैट इज जॉर्ज चैपमैन, वेरी गुड। चलिए, यूटोपिया मैम इलियट की, हाँ बिल्कुल सही जवाब है तुम्हारा। अतिरिक्त जानकारी भी आ रही है, मगर हम उस अतिरिक्त जानकारी को बोल नहीं रहे हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। यूटोपिया वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन इंग्लिश इन द ईयर 1551, 1557, 1571। हमारे बालक तो पढ़ भी ना रहे, क्वेश्चन भड़ाक से आंसर दे रहे हैं। दैट इज 1551। यस, यूटोपिया इससे पहले किस में लिखी गई थी? यूटोपिया इंग्लिश पे ट्रांसलेट होने से पहले कौन सी लैंग्वेज में थी? दैट वाज इन लैटिन। और वो सबसे पहली बार जब इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई थी, वो ट्रांसलेट हुई थी 1551 में। इट गॉट फर्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश इन 1551। वेरी गुड उपासना, तू 1516 क्या बता रही, इसकी लैटिन वाला डेट? हाँ बिल्कुल सही है, उपासना ने फटाक से टाइप करा, पता चला मैडम मुझे कुछ सुना रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एमोरेटी कंटेन्स डैश सोनेट्स। भाई एमोरेटी में मैंने आपको पढ़ाया है देर आर 88 सोनेट्स, लेकिन कई जगह पर 89 भी दे रखा होता है। तो भाई ये होता है इसकी, वैसे 88 सोनेट्स मैंने बताया। एमोरेटी किसके द्वारा लिखी गई रचना है? हु कंपोज्ड एमोरेटी? यस दैट इज स्पेंसर। एमोरेटी जो है स्पेंसर ने लिखी थी, और मैंने आपको बताया था कि ये उन्होंने अपनी जो है जो दूसरी, मतलब शादी तो उनकी एक बार पहले भी हो चुकी थी, मगर जब दूसरी शादी होने वाली थी, हाँ मेरे पंचायतियों को सब याद रहता है ना, है ना, एलिजाबेथ बोयल के लिए उन्होंने जो है एमोरेटी लिखा था। और एमोरेटी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमोरेटी? लिटिल लव्स, दैट इज लिटिल लव्स। ठीक है ना, ना वो प्रोथेलेमियन एंड एपिथेलेमियन है वेडिंग सॉन्ग जो है, लिटिल लव्स, दैट इज लिटिल लव्स। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे रही हूँ कि मैंने विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए ये क्वेश्चंस हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के आप लोगों के लिए, जैसे कि हमारी डिमांड आई थी कि मैडम आपने ये हिस्ट्री पढ़ाई है, अब आप हमको इसके क्वेश्चन भी कराओ, क्वेश्चन भी कराओ, और जवाब भी अच्छे दे रहे हो। ठीक है, तो ये जो है इसके बाद अब हमारा जो है ये विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस मैंने इकट्ठे करे हैं। टोटल्स मिसलेनी वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर, टोटल्स मिसलेनी, दैट इज 1557। टोटल कौन थे भाई? अब मुझे ये बताओ, हु वॉज टोटल? ही वॉज अ पब्लिशर, बिल्कुल सही, सबसे पहले हम इसका आंसर मार्क करेंगे, ही वॉज अ पब्लिशर। टोटल के मिसलेनी में कौन से दो जो है जो राइटर्स है, पोएट्स हैं, जिनके वर्क्स जो हैं उसमें सम्मिलित हैं? याट एंड सरे। अच्छा, याट का जो कंट्रीब्यूशन है सोनेट में वो क्या है? याट का उसमें याट और सरे का क्या कंट्रीब्यूशन है? कंट्रीब्यूशन आई मीन टू से 32 वाला नहीं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि सोनेट को लेकर कौन आया? इंग्लैंड से में सोनेट लेकर कौन आया? इंग्लैंड में इटली से सोनेट लाया कौन? याट। ठीक है, और उस सोनेट को इंग्लिश सोनेट में जो कन्वर्ट करा, ठीक है, वो हेनरी हावर्ड अर्ल ऑफ सरे ने जो है वो किया। ठीक है, तो ये उनका जो है भाई एक सोनेट के मामले में कंट्रीब्यूशन था। लेकिन चूंकि शेक्सपियर ने उस सोनेट को फेमस बनाया, तो इंग्लिश सोनेट का नाम किस पे है? शेक्सपियर के नाम पे। अब देखिए, मैं क्वेश्चन पढ़ते हुए बोर्ड के सामने खड़ी हो जाती हूँ, और जो है फिर क्या होता है कि सारा बोर्ड घिर जाता है, लोग कहेंगे भाई क्वेश्चन तो पढ़ने दे, इतना तो तुम खुद ही सामने आके खड़ी हो जाती हो। मगर मैं भी क्या करूँ, मुझे भी शौक चढ़ गया है कैमरे के सामने आने का। तो ये है 1557। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द फर्स्ट किंग टू बी डिक्लेयर्ड? मैम आप ही चाहिए हमें तो, शेक्सपियर धनिया बन गए। मैम मेरे से टाइप नहीं हो पा, जल्दी, मैं ऐसे ही दे रही हूँ, हाँ कोई बात नहीं, है ना। हु वाज द फर्स्ट किंग टू बी डिक्लेयर्ड द किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन? नहीं, किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब इसको मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अगर याद करिए,
जेम्स सिक्स्थ जो कि स्कॉटलैंड के थे, जेम्स सिक्स स्कॉटलैंड के। और क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद, क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद क्या हुआ था कि चूंकि क्वीन एलिजाबेथ के अपनी कोई संतान नहीं थी, तो उनको जो जो राजा बनाया गया था वो जेम्स को बनाया गया। जेम्स सिक्स कहाँ पे थे? वो स्कॉटलैंड में थे। स्कॉटलैंड से जब उनको यहाँ पर आए तो वो यहाँ इंग्लैंड में बने, जेम्स फर्स्ट बने। और उसके बाद वो जो है एक किंग बने ग्रेट ब्रिटेन के, क्योंकि उन्होंने वो ही वॉज नॉट ओनली द किंग ऑफ इंग्लैंड बट ऑल्सो ऑफ स्कॉटलैंड एज वेल। तो ये ऑल्सो तो इसीलिए जो है ये जो किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन थे वो कौन थे? जेम्स फर्स्ट, दैट इज जेम्स फर्स्ट। 1603 से 1625 तक, दैट इज 1603 to 1625। मैंने बताया था यार, मैंने बताया था यार, मुझे भी कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं खुद भूल जाऊँ। मैं यूट्यूब पर हूँ इस समय और भाई मेरा मन कर रहा था अभी, मैं देखो वही वाले अंदाज में आने वाली थी मैं, अभी मैं खुद भूल गई अभी। तुमको कह रही हूँ खुद भूल गई। डैश डैश वॉज एन अर्ली इंग्लिश कॉमेडी रिटन बाय अ स्कूल मास्टर टू बी परफॉर्म्ड बाय, अरे अब क्वेश्चन तो पढ़ लिया करो, नहीं लाइव नहीं हो। To be performed by his students, which illustrates the early Renaissance belief in the educational advantages of acting। भाई पहली इंग्लिश जो कॉमेडी है वो है रेल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, जो कि किसके द्वारा लिखी गई थी? निकोलस उडाल के द्वारा लिखी गई थी। और ये उनके द्वारा नहीं, उनके स्टूडेंट्स के द्वारा इसको परफॉर्म किया गया था। और वो कहते थे कि एक्टिंग से एजुकेशनल वैल्यूज जो हैं वो बढ़ती हैं। ठीक है, तो रेल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर। ठीक जी, चलो क्वेश्चन नहीं पढ़ते बदतमीज से, क्वेश्चन पढ़ने की जगह फटाक से आंसर देंगे। Who of the following English sovereigns was deeply interested in witchcraft? ये भी मैंने आप लोगों को बताया, देखूं कितना याद है। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही जवाब बिल्कुल। जेम्स फर्स्ट। जेम्स फर्स्ट जो हैं वो उनको कहा जाता है कि जो है ना वाइजेस्ट फूल कहा जाता है उनको, जेम्स फर्स्ट को। और जेम्स फर्स्ट ने, अरे वाह वेरी गुड, जेम्स फर्स्ट ने एक किताब लिखी है डेमोनोलॉजी। उन्होंने किताब लिखी थी डेमोनोलॉजी, जिसमें से शेक्सपियर ने मकबेथ के लिए प्लॉट लिया था, जो विच वाला जो प्लॉट था वो उस पे लेता है। एंड ही यूज टू बिलीव इन दैट विच क्राफ्ट, वो विच क्राफ्ट में बहुत बिलीव किया करते थे। तो दैट इज जेम्स फर्स्ट। ठीक है, सही है भाई, जेम्स फर्स्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेस, ये देखो ये टीजीटी 2021 का क्वेश्चन है। Which of the following ages witnessed epic form of poetry at its peak? Classical, Renaissance, Neoclassical, Modern। अब पता है इस तरीके के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स यूं कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये इंग्लिश के बारे में पूछा जा रहा है या कैसे। अब आप इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना। इसमें पूछा जा रहा है कौन सी एज में एपिक पोइट्री अपने पीक पर थी। तो भाई एपिक पोइट्री जो हीरोज के बारे में, ट्रोजन वॉरियर्स के बारे में लिखा गया है, वो क्लासिकल एज में लिखा गया। वहाँ से लोगों ने और जो है वो चीज़ें सीखी हैं, मतलब रेनेसांस के समय में और उसमें तो एपिक वगैरह के बारे में लोगों को पता चला। तो जो पीक में था एपिक, वो कब था, कौन सी एज में था? दैट वाज इन क्लासिकल एज, यानी कि ग्रीक एंड रोमन राइटर्स के समय। तो दैट इज क्लासिकल एज। हर चीज का लॉजिकल उत्तर जो है, मेरे ख्याल से जो लॉजिक मैं दे रही हूं वही लॉजिक आपके दिमाग में भी आ रहे होंगे। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो यही लॉजिक आपके दिमाग में भी आ रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। विच काइंड ऑफ प्लेस वर ड्रामेटाइज्ड एलिगरीज ऑफ द लाइफ ऑफ मैन, हिज टेम्पटेशन एंड सिनिंग एंड हिज क्वेस्ट फॉर सैल्वेशन। भाई देखो यहां पर ये दो प्लेस दे रखे, तीन दे रखे। मोरालिटी प्ले, थीसिस, मिरेकल, मिस्ट्री, मिरेकल इंटरल्यूड्स। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट मोरालिटी प्लेस। मोरालिटी प्लेस आए थे, ड्रामा का जो जन्म हुआ है वो कहाँ से हुआ है? रिलीजन से। ठीक है, 15वीं सेंचुरी में आए, बिल्कुल सही। ड्रामा का जन्म हुआ है रिलीजन से। लोगों को चर्च की तरफ आकर्षित करने के लिए ड्रामा किया जाता था। ठीक है, और उसमें जो पार्टिसिपेट करते थे वो भी चर्च में काम करने वाले। धीरे धीरे ये गिल्ड साइकिल्स जो हैं वो बन गए थे। पहले आपके जो है वो मिस्ट्री प्लेस हुआ करते थे, मिरेकल और मिस्ट्री। मिरेकल प्लेस में क्या होता था? मिरेकल प्लेस में चर्च जो संतों की कहानियां हुआ करती थी। मिस्ट्री प्लेस में बाइबल की कहानियां हुआ करती थी। और मॉरलिटी प्लेस में एलिगरीज होती थी,
जिसमें कुछ कैरेक्टर्स को जो है वो अच्छा कोई खूबी बनाई जाती थी और कुछ कैरेक्टर्स को बुराई बनाया जाता था, और इसमें दिखाया जाता था कि क्या करने से स्वर्ग मिलता है और क्या करने से जो है वाइस एंड वर्चू को जो है एलेग्राइज किया जाता था। तो ये कौन से प्लेस थे? दे आर मोरालिटी प्लेस। तो दैट इज ए मोरालिटी प्लेस। ठीक, दैट इज मोरालिटी प्ले। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द लिटरेरी पीरियड डज द मोस्ट प्रोलिफिक नॉवलिस्ट चार्ल्स डिकेंस बिलोंग टू? चार्ल्स डिकेंस कौन सी एज को बिलोंग करते हैं? चार्ल्स डिकेंस, यस, दैट ही बिलोंग्स टू विक्टोरियन एरा। अच्छा, चार्ल्स डिकेंस जो हैं, चार्ल्स डिकेंस किस चीज के लिए जाने जाते हैं? बेसिकली चार्ल्स डिकेंस किस चीज के लिए जाने जाते हैं? बहुत सारे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए जाने जाते हैं। और एक और चीज, चार्ल्स डिकेंस के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो फ्लैट कैरेक्टर्स होते हैं। ही because in his novels he used to introduce a number of characters, तो उनके कैरेक्टर्स कैसे होते थे? बिल्कुल फ्लैट कैरेक्टर्स होते थे। ठीक है, एंड हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लैट कैरेक्टर्स एंड राउंड कैरेक्टर्स? फ्लैट कैरेक्टर और राउंड कैरेक्टर कॉन्सेप्ट किसने दिया है एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवल में? अरे ऐसा नहीं करते, भूल गए क्या? ऐसा नहीं करना, मैं ऑप्शन नहीं दूंगी। वैसे जवाब आ रहे हैं, मैंने देख लिए हैं जवाब, एमरसन ने दिए हैं। हे भगवान मेरे, हे भगवान मेरे, कहाँ से मैं कहाँ जाऊं भैया? ई.एम. फॉस्टर, जवाब आ गए थे सही बिल्कुल। ई.एम. फॉस्टर भूल जाते हैं। ई.एम. फॉस्टर जो फ्लैट एंड राउंड कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट दिया है वो ई.एम. फॉस्टर ने दिया है एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल्स में। हमारे सामने ही रही। अरे मैं सामने रहूंगी तो फिर वो कैसे होगा? फिर तुम्हें बोर्ड नहीं दिखने का। ऐसा है, अभी ये टर्मिनोलॉजी हम यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है? द ग्रेट आर्टिस्टिक मूवमेंट रेनेसांस हैज इट्स फुल इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश लिटरेचर इन 15th, 16th, 18th, 19th। देख, पढ़ा नहीं, ध्यान से पढ़ो। 15 से, बेटा एक बात बताओ जरा, 1485 से 1485 में ट्यूडर जब हेनरी 7th गद्दी पे आए तो रेनेसांस की शुरुआत हुई इंग्लैंड में, और तभी ये पीक पे पहुंच गया। वाह, ये आए और आते के साथ ही छा गए, है ना? ऐसा होता है कभी? है, मैं आया, आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड, यू नो, ऐसा होता कभी? भैया 1485 में तो ये शुरुआत हुई थी। तो जो रेनेसांस का जो फुल इम्पैक्ट था इंग्लिश लिटरेचर में वो था, दैट इज इन 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी, एज ऑफ एलिजाबेथन एज, वो भी लेटर एज ऑफ जो एलिजाबेथन एज थी उसकी भी लेटर, और उसमें जिसे मैंने आपको बताया था गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर कहा है सीपी स्नो ने। जिनका सही है वेल एंड गुड, चलो ताली, ठीक है। और जिनका गलत है, हाँ मैंने ये, हाँ देखो, अब विनीता को ध्यान आया। 1588 स्पेनिश डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्मada। भाई जब देश में शांति आ जाती है तो उसके बाद ही लिटरेचर में एक बूम आता है, और जब स्पेन डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्मada दैट टुक प्लेस इन 1588, एंड दैट टाइम पीपल एडमिटेड दैट यस क्वीन एलिजाबेथ शी इज अ क्वीन ऑफ मेटल। तब उसके बाद जो है यहाँ पर वो जो पीरियड था वो एक बहुत ही ग्लोरियस पीरियड था फॉर लिटरेचर। हाँ, याद आया, याद आया, आया, समझ रहे हो, देख रहे हो, याद आया तुम्हें? हैं, चलो ये है इसका 16th सेंचुरी। तुम इतने बदतमीज हो, मुझे मेरे उसमें ले आते हो तुम ओरिजिनल फॉर्म में, ठीक है? मैं खुद भूल जाती हूँ। ठीक है, चलिए अब 17th क्वेश्चन हो गया है हमारा, अब आगे बढ़ते हैं। 18, the first act of supremacy in 1534 was passed by। एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी, ये मैंने आपको बताया था, एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी, डिवाइन राइट ऑफ क्वीन, बिल्कुल सही, हेनरी 8। 1530 एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी जो पास हुआ था दैट वाज बाय हेनरी 8। हेनरी 8 क्यों? बिकॉज हेनरी 8 वांटेड टू गेट मैरिड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन। अच्छा, द फर्स्ट एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी इन 1534 was passed by Henry VIII because he wanted to get married again,
एंड पोप उसको उनको शादी करने की परमिशन नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी पास करके ये कहा था कि किंग ही जो है वो डिवाइन हेड जो है वो किंग ही है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। शादी बेटा चाहिए था, हाँ हाँ बिल्कुल। किंग इज द मोस्ट पावरफुल। हु वॉज द किंग व्हेन जेफरे चॉसर वॉज बॉर्न? हेनरी फोर्थ, रिचर्ड सेकंड, एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड। बिल्कुल सही, इसका जवाब है एडवर्ड थर्ड। और जो 100 ईयर वॉर था वो भी चौसर के समय में ही, मतलब उससे पहले ही शुरू हो चुका था। 100 ईयर वॉर एडवर्ड थर्ड ने ही स्टार्ट करा था। जब चौसर का जन्म हुआ था तो उस समय राजा कौन थे? एडवर्ड थर्ड थे। फिर उसके बाद रिचर्ड सेकंड थे, और उसके बाद जो है वो मतलब रिचर्ड सेकंड तक का ही उन्होंने समय जो है वो देखा। 1400 में जब हेनरी की बारी आई तो तब उनकी मृत्यु जो है वो हो चुकी थी। ठीक है, तो जब चौसर का जन्म हुआ तो एडवर्ड थर्ड जो है वो राजा थे, और चौसर जो है वो एक उन्होंने भी एक बहुत ही जो है राजकुमारों की तरह ही उनका भी जो है पढ़ाई लिखाई उनकी भी इसी तरीके से हुई। कहा जाता है कि एडवर्ड थर्ड ने जब एक बार उनको जो है बंदी बना लिया गया था, जब वो एक डिप्लोमेटिक मिशन पे गए थे, तो उनके लिए रैंसम भी पे किया था चौसर के लिए। ये आप सबको एक बार जो है सबको जो है ये चीज जो है याद होगी कि मैंने जो है सब रैंसम जो है वो दी थी। वेयर फ्रॉम वेयर डिड एल्डस हक्सले बोरो द टाइटल ब्रेव न्यू वर्ल्ड? ये भी अभी क्वेश्चन आप लोगों का कई बार मैं बता चुकी हूँ कि नहीं 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 याद करो बिल्कुल। ये एक डिस्टोपियन नॉवल है आपका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। ये एक डिस्टोपियन नॉवल है एल्डस हक्सले का, जो कि एक मॉडर्न राइटर है। डिस्टोपियन का मतलब होता है वेयर नथिंग इज परफेक्ट, और ये जो टाइटल है ये मिरांडा के शब्द है, ब्रेव न्यू वर्ल्ड। तो ये टेम्पेस्ट से लिया गया है। दैट इज, अरे सी न्यू अटलांटिस से कहाँ से ले लिया? ब्रेव मिरांडा के शब्द है। दैट इज डी द टेम्पेस्ट। ओहो, ज्यादा होश वो आ गए हम हैं। ब्रेव न्यू वर्ल्ड लिया गया है टेम्पेस्ट से, हम भूल गए हैं, है ना? ये लाइंस थी। मैम वैसे चौसर ने और हेनरी फोर्थ का टाइम देखा, मैं तो पीछे रह गई। हाँ कोई बात नहीं। ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक डिस्टोपियन नॉवल है, ये मैंने आपको बताया था, एल्डस हक्सले ने लिखा है। और ये जो मिरांडा की स्पीच है टेम्पेस्ट में, ओ वंडर हाउ मेनी गुडली क्रिएचर आर देयर हियर, हाउ ब्यूटियस मैनकाइंड इज, ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड दैट हैज सच पीपल इन इट। हाँ भूल गए ना तुम? तो ये भाई टेम्पेस्ट की, ये मिरांडा के शब्द थे, ब्रेव न्यू वर्ल्ड वहां से लिया गया है। ठीक है, फर्डिनेंड को देखकर नहीं, जब इतने सारे लोग जो हैं वो देखती है तब बोलती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द मास्क ऑफ द 7 डेडली सिंस अपीयर इन फेरी क्वीन, हैमलेट, मकबेथ, स्पेनिश ट्रेजेडी, द टेम्पेस्ट। बिल्कुल, मास्क ऑफ द 7 डेडली सिंस अपीयर इन फेरी क्वीन। फेरी क्वीन किसका वर्क है भाई? फेरी क्वीन किसका वर्क है? हुज वर्क है? स्पेंसर। स्पेंसर को पोएट्स पोएट किसने कहा है? हु कॉल्ड स्पेंसर पोएट्स पोएट? है? यस, चार्ल्स लैम्ब। अच्छा, स्पेंसर की जो ये फेरी क्वीन है, हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन द फेरी क्वीन? 6, बिल्कुल सही। अच्छा, 7 डेडली सिंस जो इनका जिसका वर्णन किया गया है वो है प्राइड, ग्रीड, लस्ट, एनवी, ग्लटनी, रेथ, स्लॉथ। प्राइड, ग्रीड, लस्ट, एनवी, ग्लटनी, रेथ एंड स्लॉथ, ये जो हैं 7 डेडली सिंस हैं, जो आजकल हर व्यक्ति में पाए जाते हैं, जो सोफे पर आराम से लेट के रील्स देखते रहते हैं। ठीक है, स्लॉथ वगैरह तो पाए ही जाते हैं, सब 7 डेडली सिंस में से 4-5 तो सभी के अंदर पाए ही जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए द फेरी क्वीन, है ना? फिर उसके बाद कहते हैं मैडम ये मोए मोए क्या है? फिर ये पूछेंगे बदतमीज कहेंगे, है ना, कि मैम ये मोए मोए क्या है, जरा बता दो। है ना? द म्यूज ऑफ कॉमेडी इज, द म्यूज ऑफ कॉमेडी इज थालिया, क्लियो, कैलियोपी, यूरेनिया, एराटो। द म्यूज ऑफ कॉमेडी इज, नहीं, म्यूज ऑफ कॉमेडी है नाम है थालिया। थालिया, थालिया जो है भाई,
कॉमेडी की पूछी है, यूरेनिया नहीं है। मिल्टन ने यूरेनिया को कहा है जो है, लेकिन वो जो है एस्ट्रोनॉमी की है। यूरेनिया इज द म्यूज ऑफ एस्ट्रोनॉमी। ये जो कॉमेडी की म्यूज है वो है थालिया, है ना। कोई बात नहीं, तो जो कुछ चीजें तो सारी चीजें तो हम ऐसे नहीं है ना, कुछ क्वेश्चन में भी तो बताना पड़ता है। थालिया, थैलिया से याद कर लो, थालिया है वैसे ये, थालिया द म्यूज ऑफ कॉमेडी, म्यूज ऑफ कॉमेडी इज थालिया। ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ थाली से ये भाई, वाह, थालिया, दैट इज म्यूज ऑफ कॉमेडी। सरप्राइज क्वेश्चन था, कोई बात नहीं, हम तो आउट ऑफ कोर्स भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है चलिए आगे, ये एक और सरप्राइज क्वेश्चन है। Who among the following is not a Roman satirist? Quintilian, Horace, Juvenal। लेकिन ये तुमको मैंने लिटरेरी टर्म्स में पढ़ा रखा है कि होरेशियन सटायर जो है उसमें जो मैंने बताया है आपको, जुवेनल सटायर, ये मैंने पढ़ा रखा है आपको। क्विंटिलियन, हॉरेस, जुवेनल, एरिस्टोफेन्स, पर्शियस। अब मैं आपको बताती हूँ, ये 2 बार डी आ रखा है, ये ई है। वैसे बच्चों इसका आंसर है आपका एरिस्टोफेन्स। एरिस्टोफेन्स एक कॉमेडी राइटर थे, मगर एरिस्टोफेन्स जो हैं वो एथेंस के थे, ग्रीस के। बाकी सारे रोमन राइटर्स हैं और सेटायरिस्ट हैं। क्विंटिलियन, हॉरेस, जुवेनल, पर्शियस, ये सारे के सारे सेटायरिस्ट हैं और ये सारे रोमन राइटर्स हैं। मगर जो एरिस्टोफेन्स हैं ये एथेंस के राइटर हैं। तुक्का सही हो गया, डांस कर लो, वेरी गुड, तुम तो मेरा होशियार है ना। नॉट पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रोमन। ये पता है इन क्वेश्चंस में ना ये नॉट बड़ा गलती करवा देता है, नॉट बहुत गलती करवा देता है। ये नॉट दिखता नहीं है और जो है उसके चक्कर में गड़बड़ हो जाती है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द बुक्स वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय विक्लीफ? विच ऑफ द बुक्स वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय विक्लीफ? एलिटरेटिव वर्सेस, बाइबल, अ किंग एंड नो किंग, गॉर्बडक। बिल्कुल सही जवाब इसका, आपका जवाब बिल्कुल सही है, इसका आंसर है बाइबल। ठीक है, विक्लीफ, ठीक है, विक्लीफ ने बाइबल को ट्रांसलेट करा था और जिसे कहते हैं कि एक रिफॉर्मेशन की शुरुआत थी। एंड ही वांटेड टू, वो ये कह चाहते थे ओल्ड इसमें कि जो हमारा जो ग्रंथ है, मतलब जो बाइबल है, दैट शुड बी इन वंस ओन लैंग्वेज। 1 करोड़ जीत चुके हैं सभी बिल्कुल, और वो 1 करोड़ जो है पॉइंट्स आपके अकाउंट में जमा हो रहे हैं। जैसे ही आपको नौकरी मिल जाएगी वो 1 करोड़ पॉइंट्स आप कैश कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही, समझ गए है ना पल को मेरे, वेरी गुड। द 100-year वॉर वॉज फॉट बिटवीन इंग्लैंड एंड, द 100-year वॉर वॉज फॉट बिटवीन इंग्लैंड एंड, बिल्कुल सही, इंग्लैंड एंड फ्रांस, बिल्कुल सही जवाब। 100-year वॉर लड़ा गया था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। कौन से राजा ने शुरुआत करी थी? फ्रांस जीता था, बिल्कुल सही। कौन से राजा ने शुरुआत करी थी? वैसे तो ये 100-year वॉर कहा जाता है, मगर 100 ईयर से कहीं ज्यादा का वॉर था ये। तो ये जो है 116 साल करीब था, और ये जो था ये आपका दैट इज 1337 से 1453 तक, 1337 से 1453 तक ये युद्ध हुआ था। दैट इज 100-year वॉर, बिल्कुल सही। अरे वाह, एडवर्ड थर्ड के द्वारा स्टार्ट करा गया था और रिचर्ड सेकंड के द्वारा इसको बढ़ाया गया था। एंड वो रिचर्ड सेकंड इतिहास में एक ऐसा राजा जाना जाता है जो लोगों पे अत्याचार करने के लिए जो है वो जाना जाता है, पोल टैक्स लगाया था। फ्रांस की जीत हुई थी, बिल्कुल सही। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, हु इज वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स? हु इज वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स? शेक्सपियर, याट, हर्बर्ट, मार्लो। इनमें से कौन से यूनिवर्सिटी? बिल्कुल सही, इनमें से जो यूनिवर्सिटी विट्स हैं वो हैं मार्लो। अच्छा एक बात बताइए, क्या यूनिवर्सिटी विट्स ने अपने आप को ये नाम खुद दिया था? क्या यूनिवर्सिटी विट्स ने अपने आप को ये नाम खुद दिया था? नहीं, 19th सेंचुरी में ये नाम जो है वो दिया गया था इनको, अ ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स जो कि जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए थे, कि उनको जो है ये एक नाम दिया गया, बिल्कुल सही, जॉर्ज सेंट्सबरी के द्वारा। जॉर्ज सेंट्सबरी के द्वारा ये जो है टाइटल दिया गया था।
तो चलो भाई, अब बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है जी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं मार्लो ने कॉमेडी, हाँ बिल्कुल सही, मार्लो ने कोई कॉमेडी भी जो है वो नहीं लिखी है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ट्रेजेडीज ही जो हैं वो लिखी थी। बिल्कुल सही जवाब। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द पीरियड ऑफ लिटरेचर इन विच विचरले, कॉन्ग्रीव एंड ड्राइडन डेवलप्ड कॉमेडी ऑफ मैनर्स। बिल्कुल सही, इसका जवाब है आपका दैट इज रेस्टोरेशन पीरियड। अच्छा ये बताइए, कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्या होता है? कॉमेडी ऑफ मैनर्स जैसे शेक्सपियर की मच अडो अबाउट नथिंग या लव लेबर लॉस्ट, ये जो है ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स कहलाती हैं। हालांकि शेक्सपियर ने तो पहले ही लिख ली थी, मगर ये कॉमेडीज़ की जो शुरुआत की गई थी, मतलब इन कॉमेडीज़ को एक बेसिकली कॉमेडी ऑफ एक जो डेवलप करा गया था वो रेस्टोरेशन पीरियड में करा गया था। और ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो है जिसमें एक अपर क्लास का मजाक जो है वो उड़ाया जाता है, दैट इज कॉमेडी ऑफ मैनर्स। और रेस्टोरेशन पीरियड कौन सा पीरियड होता है, मतलब कब से शुरू होता है रेस्टोरेशन पीरियड? कब से? रेस्टोरेशन किसका हुआ था? मोनार्की का। कौन आए थे? चार्ल्स सेकंड गद्दी पर आए थे 1660। बिल्कुल सही जियो मेरे लालो, बहुत बढ़िया जवाब आ रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। इन विच सेंचुरी डिड द रेनेसांस बिगिन इन इटली? हाँ हायर क्लास, बिल्कुल सही। इन विच सेंचुरी डिड द रेनेसांस बिगिन इन इटली? रेनेसांस की शुरुआत इटली में कब हुई थी? इन विच, तो क्वेश्चन क्या हुआ, गलत डाल रखे हैं मैंने। दैट इज, हाँ जी, 14th सेंचुरी। 14th में हुई थी और उसमें खूब तेजी से बढ़ गया था। और उसके बाद जो है वो आया था इंग्लैंड में तो 15th सेंचुरी में आया था। ड्राइडन रेस्टोरेशन पीरियड के हैं, उसके बाद वो नियो क्लासिकल एज तक तो गए ही थे ना उसमें। 14th सेंचुरी रेनेसांस की शुरुआत हुई थी 14th सेंचुरी। ओह, विद डेट बताए जा, विद जो है ईयर बताए जा रहे हैं, वेरी गुड बेबी, तुम लेट हो गई। द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, यस जल्दी जल्दी। बिल्कुल सही, विलियम कैक्सटन, कैक्सटन के द्वारा, कैक्सटन के द्वारा पहली नहीं, एक मिनट, इसमें जो है ना ये क्वेश्चन के ऑप्शन गलत है भाई। द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड होना चाहिए था। यहाँ पर अगर ये इंग्लैंड होगा तो होगा, वरना तो जर्मनी में करी गई थी गुटेनबर्ग के द्वारा। ये क्वेश्चन गलत है ना? यहाँ पर ये होना ये चाहिए था द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो वो कैक्सटन होगा। अदरवाइज तो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस तो गुटेनबर्ग के द्वारा थी, वो गुटेनबर्ग के द्वारा जर्मनी में थी। तो ये तो इंग्लैंड जब तक नहीं आया, हालांकि इसमें ऑप्शंस में भी नहीं दिया गया, बट क्वेश्चन और ऑप्शंस दोनों ही फिर यहाँ पर गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बुक प्रिंटेड इन इंग्लिश बाय कैक्सटन? ब्यूवुल्फ, मोटेड आर्थर, द कैंटरबरी टेल्स, द रीसाइकिल ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय। बिल्कुल सही जवाब आया है, दैट इज डी, द रीसाइकिल ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय। लेकिन ये इंग्लैंड की धरती पर नहीं था, इंग्लैंड की धरती पर 1476 में जो है वो प्रिंटिंग प्रेस आई थी, और 1477 में जो आई थी दैट इज द डिक्ट्स एंड सेइंग्स ऑफ द डिक्ट्स एंड सेइंग्स ऑफ फिलोसफर। ये जो है पहली किताब थी जो इंग्लैंड की धरती पर पब्लिश हुई थी, द डिक्ट्स एंड सेइंग्स ऑफ, यस वेरी गुड। एक एक चीज याद है, इस पे चीज की मुझे बहुत खुशी हो रही है। विच प्ले हैज बीन अप्रूव्ड बाय सर फिलिप सिडनी? हाँ कोई बात नहीं, सोच लेने दो। विच प्ले हैज बीन अप्रूव्ड बाय सर फिलिप सिडनी इन हिज डिफेंस ऑफ पोइजी? गॉर्बडॉक, द स्पेनिश ट्रेजेडी, हैमलेट, टम्बरलेन। इसमें जो फिलिप सिडनी के द्वारा डिफेंस ऑफ पोइजी में जिस प्ले को अप्रूव करा गया वो है गॉर्बडॉक, टम्बरलेन नहीं है, गॉर्बडॉक, दैट इज गॉर्बडॉक, गॉर्बडॉक को करा है। ये तुम्हें याद इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये मैंने बताया नहीं है, ये सरप्राइज क्वेश्चन है, यू नो दैट इज अ सरप्राइज क्वेश्चन। ठीक, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चूज द प्ले राइट हु वॉज किल्ड इन अ ब्रॉल। ये मैंने बहुत अच्छे से बताया है।
चूज द प्ले राइट हु वॉज किल्ड इन अ ब्रॉल, थॉमस नैश, थॉमस वॉटसन, क्रिस्टोफर मार्लो, एडवर्ड मूर। बिल्कुल सही। ये मैंने आपको बताया था कि क्रिस्टोफर मार्लो के ऊपर ये शक था कि वो जो है धोखाधड़ी जो है कर रहे हैं, क्वीन को धोखा दे रहे हैं, तो उनके ऊपर जो है एक जो है स्पाई जो है वो उनके पीछे लगाए गए थे, और एक जो है उनकी एक झड़प में, और कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी लड़ाई, जिसमें उनकी हत्या जो है वो कर दी गई थी। तो जो प्ले राइट थे वो थे क्रिस्टोफर मार्लो। ये जो जाने जाते हैं अपनी माइटी लाइन के लिए, बेन जॉनसन ने इनको माइटी लाइन कहा था, ब्लैंक वर्स को, इनकी यूसेज को। ये वो हैं जिन्होंने कोई भी कॉमेडी नहीं लिखी, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ट्रेजेडीज जो हैं वो लिखी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवेंज ट्रेजेडी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवेंज ट्रेजेडी? हैमलेट, द डचेस ऑफ माल्फी, वोल्पोनी, गोरबडक। ये है आपका वोल्पोनी, क्योंकि वोल्पोनी जो है वो एक कॉमेडी है बेन जॉनसन के द्वारा लिखी हुई। और बेन जॉनसन को क्या कहा जाता है? बेन जॉनसन माने जाते हैं फादर ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। बिल्कुल सही, वो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के फादर जो है वो कहे जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the period of Renaissance in Europe was an enthusiastic period of European culture, artistic, political and economic rebirth during which of the following centuries? कब से कब तक चला रेनेसांस जो है यूरोपियन इसमें, कब से कब तक था? दैट बिल्कुल सही, दैट इज 14 to 17 सेंचुरी। बिल्कुल सही, 14 से लेकर 17 सेंचुरी तक। तभी तो मिल्टन को भी जो है वो बिलेटेड एलिजाबेथन का वो जो है उसमें कहा जाता है। वो 14 से 17वीं सेंचुरी तक जो है वो चला। बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, अब 2 मिनट रुक जाओ। ओबीएस चलता रहे। अब मैं थैंक यू वेरी मच, इतनी पेशेंटली जो है वो हमारी जो है ये लाइव क्लास का वीडियो देखने के लिए। और अभी इतने ही क्वेश्चंस है, काफ़ी लंबा वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए हो गया है। चलिए